कभी सोचा है एक ऐसी अदृश्य शक्ति के बारे में जो हमारे चारों ओर हर जगह मौजूद है? ये एक पहेली की तरह है ना। एक ऐसी ताकत जो जिंदगी दे भी सकती है और छीन भी सकती है। तो चलिए आज इसी छिपी हुई शक्ति के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो आखिर ये कौन सी रहस्यमयी शक्ति है जो हजारों साल पुराने इतिहास का राज खोल दे, हमारे शहरों को बिजली दे, यहाँ तक कि कैंसर का इलाज भी कर दे। और फिर कमाल की बात ये कि वही शक्ति कैंसर का कारण भी बन सकती है। मतलब कितना विरोधाभासी है ना। और यही बात तो इसे इतना दिलचस्प बनाती है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले तो ये अदृश्य शक्ति है क्या भला, फिर इसकी खोज कैसे हुई उसकी कहानी देखेंगे। ये कितने तरह की होती है, काम कैसे करती है, इसके फायदे नुकसान क्या हैं, और आखिर में इसका जो सबसे मूल सिद्धांत है उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो वो जो सवाल था ना शुरू में, उसका जवाब है रेडियोधर्मिता। जी हाँ, रेडियो एक्टिविटी। ये वो जबरदस्त ताकत है जो हर परमाणु के, कह सकते हैं, दिल में छिपी होती है। और ये कोई बनाई हुई चीज नहीं है, ये एक बिल्कुल कुदरती प्रक्रिया है, हमारे ब्रह्मांड की बुनियाद का हिस्सा। तो सवाल ये उठता है कि ये रेडियोधर्मिता आखिर है क्या। देखिए, इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए, कुछ भारी तत्व होते हैं जैसे यूरेनियम या रेडियम। इनके जो परमाणु होते हैं ना, वो थोड़े बेचैन रहते हैं, मतलब अनस्टेबल होते हैं। तो बस शांत होने के लिए, स्टेबल होने के लिए ये अपने अंदर से कुछ ऊर्जा या छोटे छोटे कण बाहर फेंकते हैं। बस यही प्रक्रिया है रेडियोधर्मिता। एक तरह से ये एटम का शांति पाने का तरीका है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि ये होती क्या है, पर इसकी खोज कैसे हुई, इसकी कहानी भी बड़े दिलचस्प है। आखिर इंसानों ने पहली बार एटम के अंदर छिपी इस जबरदस्त एनर्जी को देखा और समझा कैसे? सच कहूं तो ये साइंस की हिस्ट्री के सबसे बड़े मोमेंट्स में से एक है। तो ये कहानी शुरू होती है 1896 में। एक साइंटिस्ट थे, हेनरी बेकरेल। उन्होंने ना बिल्कुल गलती से एक्सीडेंटली इस चीज की खोज कर ली। लेकिन असली हीरो तो इसके बाद आए, मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी। इन दोनों ने इस पर इतना जबरदस्त काम किया, इतना गहरा काम किया कि साइंस की दुनिया में समझिए एक क्रांति ही आ गई। तो जब वो बेचैन एटम अपनी एनर्जी बाहर फेंकता है ना, तो वो ये काम 3 अलग-अलग तरीकों से करता है। इन तरीकों को ही हम अल्फा, बीटा और गामा किरणें या रेज कहते हैं। इनको आप उस एटम के 3 अलग-अलग मैसेंजर समझ सकते हैं। अब जरा इन तीनों के बीच का फर्क देखिए, ये बड़ा मजेदार है। सबसे पहले हैं अल्फा रेज। इन पर होता है पॉजिटिव चार्ज और इनकी ताकत बहुत ही कम होती है, इतनी कम कि एक कागज का पन्ना भी इन्हें रोक सकता है, सोचिए। फिर आती हैं बीटा रेज। इन पर होता है नेगेटिव चार्ज और ये थोड़ी ज्यादा पावरफुल होती हैं। इन्हें रोकने के लिए एल्यूमिनियम की एक पतली सी शीट चाहिए होगी। और आखिर में बॉस लेवल गामा रेज। इन पर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन इनकी भेदन शक्ति, इनकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होती है। इन्हें रोकने के लिए लेड यानी सीसे जैसी मोटी और भारी चीज लगती है। अच्छा, अब ये सब सुनने में शायद थोड़ा रैंडम लग रहा हो, है ना, कि एटम जब चाहे एनर्जी फेंक देता है, पर ऐसा नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही सटीक, एक बहुत ही प्रिडिक्टेबल गणित काम करता है। एक ऐसा अटूट नियम जिसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर टेम्परेचर कितना है या प्रेशर कितना है, वो बस अपना काम करता है। और ये रहा वो नियम, एक समीकरण के रूप में। अब इसे देखकर घबराना नहीं है। इसका मतलब बस इतना सा है कि वक्त के साथ रेडियो एक्टिव एटम्स की संख्या कम होती जाती है, लेकिन ये गिरावट एक खास तरीके से होती है, जिसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल डीके। मतलब शुरू में बहुत तेजी से कम होते हैं और फिर धीरे धीरे। इसमें जो ये लैम्डा का निशान दिख रहा है ना, वो बस ये बताता है कि ये गिरावट कितनी तेजी से हो रही है। और यहीं से एक और बड़ा ही मजेदार कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, हाफ लाइफ या अर्ध आयु। ये क्या होता है? ये वो फिक्स टाइम है जिसमें कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ घटते घटते ठीक आधा रह जाता है। और कमाल की बात यह है कि हर तत्व की अपनी एक फिक्स हाफ लाइफ होती है जो कभी नहीं बदलती। और हाँ, ये उसी लैम्डा पे डिपेंड करती है जिसके बारे में हमने अभी बात की। तो अब तक हमने साइंस को समझ लिया, पर अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर। एटम की ये जो ताकत है, ये हमारे लिए वरदान है या अभिशाप? सच तो ये है कि ये एक दो-धारी तलवार है। इसका इस्तेमाल अच्छा भी हो सकता है और बहुत बुरा भी। चलिए पहले फायदों की बात करते हैं। देखिए, इसके इस्तेमाल अनगिनत हैं। कैंसर के इलाज में रेडियोथेरेपी इसी की देन है। हजारों साल पुराने फॉसिल्स की उम्र पता करनी हो तो कार्बन डेटिंग काम आती है।
और हाँ, न्यूक्लियर एनर्जी जिससे हमारे घरों में बिजली आती है वो भी यहीं से मिलती है। लेकिन जैसा मैंने कहा, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। अगर इसे कंट्रोल ना किया जाए तो ये हमारे शरीर के सेल्स को तबाह कर सकता है, हमारे डीएनए में बदलाव ला सकता है। और हाँ, चेरनोबिल और फुकुशिमा जैसी भयानक त्रासदियों को कौन भूल सकता है। तो इस पूरी यात्रा से, एटम के अंदर के सफ़र से हमें क्या सीखने को मिलता है? इसका निचोड़ क्या है? चलिए एक बार फिर से इसके सबसे ज़रूरी सिद्धांत पर नज़र डालते हैं। तो जो सबसे मुख्य बात, जो मूल सिद्धांत है, वो ये है, रेडियोधर्मिता एक बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। इसमें एक अनस्टेबल न्यूक्लियस या कह लें बेचैन एटम स्टेबल होने के लिए अल्फा, बीटा और गामा रेज निकालता है। इसके खत्म होने का एक फिक्स्ड पैटर्न है और इसकी हाफ लाइफ हमेशा हमेशा कांस्टेंट रहती है। बस ये एक लाइन इस पूरी कहानी का सार है। और आखिर में एक बड़े सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। आज इंसान एनर्जी और मेडिसिन की दुनिया में रोज नई नई खोजें कर रहा है। ऐसे में हम परमाणु की इस जबरदस्त ताकत और इसके खतरनाक पहलुओं के बीच ये बैलेंस कैसे बनाकर रखेंगे? ये